Hey guys, hope you guys are doing very well. So in this video, we are turning into unit number 3 that is other essential elements of a contract. यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आपने कर ली होगी एंड होपफुली उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। तो चलते हैं यूनिट नंबर 3 के ऊपर। इसमें देखो कवर क्या होने वाला है, मैं आपको पहले ओवरव्यू देता हूँ इस यूनिट का। जैसा कि चैप्टर 1 अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2 ऑफ आवर बिजनेस लॉ, उसमें यूनिट 1 हमने स्टार्ट की थी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स में काफ़ी सारे हमने पढ़े थे कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 पार्टीज होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए एंड नाम है, कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब यूनिट 2 कल हमने की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट्स और वो उसमें होना चाहिए। काफ़ी सारे एक्सपेक्ट हमने उसमें पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एसेंशियल एलिमेंट हमने पढ़ लिया था कंसिडरेशन का, बाकी जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। दैट्स व्हाई इस यूनिट का नाम है अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनिट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? यूनिट की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि अगर हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, जो हमारी कंसेंट है, जो सहमति आएगी वो हमारी फ्री होनी चाहिए। फ्री का मतलब होता है अंडर इन्फ्लुएंस, कोर्शन उस पर नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो वॉइड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ने उसको वॉइड डिक्लेयर ना कर रखा हो। कॉम्पिटेंट कैपेबिलिटी ऑफ ए पार्टी, जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ा है, इसका मीनिंग क्या है डीपली मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अ पार्टी सेड टू बी कॉम्पिटेंट इफ अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। अगर हम किसी भी पार्टी को ये बोलते हैं कि ये पार्टी कॉम्पिटेंट है या नहीं है, तो कॉम्पिटेंट होने के लिए 3 फीचर्स उसके अंदर होना चाहिए। सबसे पहला मेजोरिटी होना चाहिए, मेजर होना चाहिए वो पर्सन। सेकंड साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड क्या होता है कि समझदार होना चाहिए, मतलब सिर्फ वो साउंड माइंड ही नहीं, मतलब सिर्फ वो समझदार ही नहीं, उसको पता भी होना चाहिए कि फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। मतलब आज मैंने किसी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, प्लस उसके साथ-साथ जो उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस है, वो भी मुझे समझ आने चाहिए, तो ही हम बोले जाएँगे दैट द पर्सन इज़ अ साउंड माइंड। नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, मतलब लॉ ने उस पर्सन को डिस्क्वालीफाइड ना कर रखा हो। सर डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स के कोई एग्ज़ाम्पल हैं? डेफिनिटली हैं, दैट इज़ एनिमी। अगर हम ऐसे कोई कंट्री के पर्सन के साथ वॉर करते हैं, जिस कंट्री के साथ हमारा वो ऐसे किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो जो उस कंट्री के नागरिक है जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर हम किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो ऐसी कंट्री का रहने वाला है जिसके साथ इंडिया का वॉर चल रहा है, तो वो हमारा होता है एनिमी। और हम उसके साथ ट्रेड करते हैं तो वो हमारा डिस्क्वालीफाइड पर्सन माना जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि इंडियन पर्सन्स उसको या उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन एज ऑफ मेच्योरिटी क्या होता है? एज ऑफ मेच्योरिटी अगर कोई पर्सन इंडियन मेच्योरिटी एक्ट में जो 18 एज दी हुई है, अगर वो पार कर लेता है, वो एक्सेस कर लेता है, तो हम उसको बोलते हैं मेजर पर्सन। अब लो रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, जनरली हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया जाए तो वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है, वॉइड अब इनिशियो माना जाता है। पर कुछ हमारे एक्सपेक्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे कि माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो क्या कोज एंड इफेक्ट होंगे, उसके क्या लूप होल्स होंगे, वो हम सारे पढ़ने वाले हैं इसमें। फर्स्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद और मेड बाय ए माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। अगर कॉन्ट्रैक्ट माइनर करे किसी के साथ या कोई और पर्सन माइनर के साथ करे तो वॉइड अब इनिशियो होता है। वो वॉइड अब इनिशियो क्या होता है? दैट इज वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। शुरू से वो वॉइड माना जाएगा, बाद में चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी रेक्टिफाई या अप्रूव नहीं होगा। दैट इज वंस वॉइड ऑलवेज वॉइड, माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट। सेकंड इज नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। लेट्स से एक पर्सन था मिस्टर एक्स, वो 17 ईयर्स का था जब उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। ओके, अब माइनर है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो मेजर है, लेट्स से। अब क्योंकि वो माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होगा? ये वॉइड अब इनिशियो होगा। अब कल को वो 19 ईयर्स का हो गया, तो जो मेजर पर्सन था पहले, जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो क्या उसको सू कर सकता है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो उसने माइनॉरिटी के दौरान किया था? बिल्कुल भी नहीं। अगर माइनर ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मेजर होने के बाद जो वो कॉन्ट्रैक्ट था वो रेटिफाई बिल्कुल भी नहीं होगा, अप्रूव बिल्कुल भी नहीं होगा। नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी। वंस एन एग्रीमेंट मेड बाय द माइनर कैन नेवर बी रेटिफाई इवन अटेनिंग द मेजॉरिटी। अगर एक बार एग्रीमेंट माइनर ने कर लिया तो वो एक बार माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड होता है और वो हमेशा ही वॉइड रहेगा, वो कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता। A promissory note drawn by the minor for the payment of debt incurred during the minority is still void as the agreement made without the consideration is बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पॉइंट क्या था? लेट्स से यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। यहाँ पे बी है जो अपना माइनर है। अब ए ने बी को 50,000 रुपीज दिए थे जब वो 16 साल का था।
माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है तो वॉइड एब इनिशियो हुआ, राइट। अब जब बी 18 ईयर्स का हो गया, 19 ईयर्स का हो गया, तो बी ने एक प्रोमाइजरी नोट लिख के दिया कि मैं आपके 50,000 रुपए लौटा दूंगा, और फिर बी ने उसको डिनाई कर दिया, तो क्या अब ए इसको शू कर सकता है? सोचो, मतलब माइनर ने मेजर होने के बाद पुराने डेट के लिए प्रोमाइजरी नोट लिख के दिया है, तो क्या अब दूसरा पर्सन शू कर सकता है उसकी रिकवरी करने के लिए? सोचो, डेफिनेटली नो, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो माइनर ने प्रोमाइजरी नोट दिया है, उसके बदले में उसको आज मेजर होने के बाद कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिली है, और हमने पढ़ा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर माइनर को शो करना है तो उसको कोई और कंसिडरेशन भी फॉलो होनी चाहिए, पुरानी कंसिडरेशन तो इनवैलिड हो ही गई, उसको तो कोई माने ही नहींगा, तो इसीलिए ये वैलिड नहीं होगा। अब माइनर कैन ऑलवेज प्लेड द माइनॉरिटी, इसमें ये प्लेड का मतलब होता है सहारा लेना। अगर माइनर ने अपने आप को मेजर दिखा के किसी और पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब अपने को फॉल्स रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, और माइनर अपनी माइनॉरिटी का सहारा ले सकता है। वो ये कह सकता, वो हमेशा ये कह सकता है कि मेरे से गलती हो गई, या फिर मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, या फिर मैंने तो झूठ बोला था। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लेड माइनॉरिटी इवन वेयर ही हैज टेकन द लोन बाय falsely representing himself that he was a major। चाहे उसने अपने आप को मेजर बता के क्यों ना किया हो, बट स्टिल वो माइनर माना जाएगा, और वो अपना माइनॉरिटी का सहारा भी ले सकता है। रूल ऑफ स्टोपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। अब पहले ये सुनो, रूल ऑफ स्टोपल क्या होता है? हमने एन नंबर ऑफ टाइम स्टोपल वर्ड सुना है। रूल ऑफ स्टोपल होता है अगर किसी ने कोई बात कन्फेस करी है तो वो मान ली जाती है कि वो पर्सन वो है। ओके, अब माइनर ने अगर अपने आप को मेजर बताया है तो क्या वो मान लिया जाएगा कि वो मेजर है? नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रूल ऑफ स्टोपल माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं 3 नंबर में, रूल ऑफ स्टोपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर और एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे करोगे कि जनरली क्या होता है कि अगर कोई पर्सन स्टॉप करे या फिर स्टॉपल करे, एक्नॉलेज करे, रिप्रेजेंट करे किसी थर्ड पर्सन को, तो वो उसके ऊपर लायबिलिटी इंकर हो जाती है। बट ये रूल माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इवन माइनर किसी को फॉल्सली रिप्रेजेंट करे तो भी वो माइनर ही माना जाएगा, स्टॉपल वाला रूल उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, प्लीज ये ध्यान रखना। सेकेंड, नेक्स्ट, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये तो एन नंबर ऑफ टाइम आ भी चुका है, ध्यान से सुनना। इवन ए माइनर इज नॉट competent टू कॉन्ट्रैक्ट बट नथिंग इन दिस एक्ट प्रिवेंट अ माइनर फ्रॉम मेकिंग अदर पार्टी बाउंड टू हिम। ये जो पॉइंट है ना, जो मैंने आपको भी रीड किया है, ये एज इट इज लाइन आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में, आई एम डैम श्योर। ओके, कि इस, देखो पूरा सुनो एक बार, इवन ए माइनर नॉट competent टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या हमें पता है माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नथिंग इन दिस एक्ट प्रिवेंट ए माइनर फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू हिम, बट इस एक्ट में कहीं भी ऐसी प्रोहिबिशन नहीं दी गई है कि कोई और पर्सन उससे बाउंड नहीं हो सकता। इन शॉर्ट, अगर किसी और से उसको पैसा लेना है तो वो शू कर सकता है, बट किसी और को उससे पैसा लेना है तो शू नहीं कर सकता। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। लेट्स से एक पर्सन था सोहन और एक पर्सन था चिंटू। ओके, जैसे नाम से लग रहा है चिंटू हमारा क्या है, माइनर। अब चिंटू के पैसे सोहन के पास रखे हुए थे, लेट्स से 10,000। ओके, अब सोहन ने चिंटू को 20,000 रुपए दे भी रखे थे। क्या चिंटू सोहन से पैसे मांग सकता है? डेफिनेटली यस। बट क्या सोहन चिंटू से मांग सकता है? नो, क्योंकि कोई मेजर पर्सन माइनर को अपने लिए बाउंड नहीं करवा सकता, बट माइनर पर्सन अपने लिए किसी मेजर को बाउंड करवा सकता है, इसीलिए। ओके, जैसे मैंने एक क्लास में लिखा हुआ है, माइनर किसी और से बेनिफिट ले सकता है बट कोई और माइनर से बेनिफिट नहीं ले सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज लायबिलिटी फॉर नेसेसरी, मतलब अगर किसी भी पर्सन ने माइनर को नेसेसरी सप्लाई करी है तो माइनर को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ पर्सनल एसेट्स ऑफ द माइनर। जितने उसकी पर्सनल एसेट्स हैं वहां तक के पैसे के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बट नेसेसरी की डेफिनेशन क्या होती है? नेसेसरी वो जो माइनर के लिए सुटेबल हो, माइनर के लिए जरूरी हो। नेसेसरी कहने के लिए 2 कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन हमारा कि माइनर के लिए वो जरूरी होने चाहिए, और सेकंड इज उसके पास वो सफिशिएंट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट क्या बताया मैंने? अगर नेसेसरी हमने माइनर को सप्लाई करी है, ओके, तो वो माइनर से अमाउंट क्लेम कर सकता है, बट अप टू द अमाउंट ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी से ऊपर वो उससे क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। माइनर इज नॉट लायबल फॉर द प्रॉमिस ही मेड एंड ही विल नेवर बी लायबल मोर देन द वैल्यू ऑफ नेसेसरी। अगर माइनर ने कोई प्रॉमिस किया कि मैं इतने रुपए आपको दूंगा, तो प्रॉमिस के लिए तो आपको पता है वॉइड एग्रीमेंट होता है, वो वॉइड अब इनिशियो होता है, तो लायबल होता ही नहीं है। बट अगर नेसेसरीज है तो नेसेसरी के केस में भी वो सिर्फ उतने अमाउंट के लिए एप्लीकेबल होगा, लाइबल होगा, ओब्लाइज्ड होगा जितने की नेसेसरी है, उसके ऊपर के लिए वो कभी भी लाइबल नहीं होगा। अब एक चीज को
नेसेसरी कहने के लिए दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, वो चीज़ माइनर के लिए ज़रूरी होनी चाहिए और माइनर के पास उसकी सफिशिएंट सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ओके। अननेसेसरी आर्टिकल्स, इसका एग्जांपल, एक बच्चा कह रहा है इसके एग्जांपल के बारे में, इसका एग्जांपल ये हो सकता है, लेट्स से हमें लग रहा है कि माइनर को ना आटे की ज़रूरत है, तो हमने उसको 20 केजी आटा सप्लाई कर दिया बीइंग ए नेसेसरी, आउट ऑफ पिटी, आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, बट ऑलरेडी उसके पास 50 केजी आटा पड़ा हुआ था। तो क्या माइनर के लिए वो 20 केजी आटा जो मैंने सप्लाई किया वो नेसेसरी है? नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सप्लाई उसकी पड़ी हुई है, तो वो उसके लिए नेसेसरी नहीं है, ये बात है। अननेसेसरी आर्टिकल्स और लग्जूरियस आइटम्स विल नॉट काउंट एज नेसेसरी, मतलब अननेसेसरी आर्टिकल्स या लग्जूरियस आइटम है वो नेसेसरी काउंट बिल्कुल भी नहीं होंगे। और नेसेसरी इंक्लूड ऑल सच आइटम टू एन इन्फेंट इन द क्लास ऑफ सेट टू विच द इन्फेंट बिलोंग, मतलब इन्फेंट क्या होता है? बच्चा या माइनर। माइनर जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी की जो भी जरूरतें हैं, कोई भी जरूरत हो सकती है वो, उसको हम माइनर, उसको हम नेसेसरी बोलेंगे। और द क्राइटेरिया विल बी यूटिलिटी रेदर देन द ऑर्नामेंट। अब नेसेसरी क्या चीज है क्या चीज नहीं है वो कैसे पता लगेगा? वो यूटिलिटी से पता चलेगा, ना कि ऑर्नामेंट से, मतलब दिखावटीपन से नहीं, सिर्फ यूटिलिटी से पता चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर द गार्डियन, कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर्स गार्डियन, हाउ फार एनफोर्सेबल, मतलब माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, माइनर के पेरेंट्स ने या माइनर के किसी लीगल गार्डियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो वैलिड होगा या एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इवन ए माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड, बट अंडर सम सर्कमस्टांसेस ही कैन एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू हिज गार्डियन। हमने माना और हमने पढ़ा कि माइनर के साथ एग्रीमेंट किया गया वॉइड होता है, माइनर का किया गया एग्रीमेंट वॉइड होता है, बट अगर माइनर के बिहाफ पे माइनर के गार्डियन ने किया है तो वो कभी-कभार एनफोर्सेबल हो जाता है। और माइनर का जो गार्डियन है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए और जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है वो माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। हाउएवर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय द गार्डियन आर नॉट वैलिड, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं माइनर गार्डियन के द्वारा वो वैलिड नहीं होते। एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। अगर गार्डियन ने परचेज करने का एग्रीमेंट किया है माइनर के बिहाफ पे, तो वहां पे माइनर की देनदारी राइज होगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। बट माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी सेल करने का वादा किया है, तो सेल किया है, जो प्रोसीड्स आएंगे वो माइनर के हित में लगेंगे, बेनिफिट में लगेंगे, तो वो वैलिड माना जाता है। No specific performance. No specific performance means the agreement made by the minor is absolutely void. Therefore, the person can't be claim any type of special performance from the minor. अगर मैंने माइनर को पैसा दे रखा है, वो पैसा वापस नहीं दे रहा, तो बेशक से वो पैसा वापस ना दे रहा हो, फिर भी हम उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। लेट्स से अब मुझे किसी माइनर से कोई 10,000 रुपये लेने हैं, बट उसको डांस बहुत अच्छा आता है, तो उससे ये नहीं कह सकता कि हमें डांस करके दिखाओ। या फिर उसको पेंटिंग आती है, आई कांट से कि पेंटिंग बना के दो मुझे। उसको सिंगिंग आती है, आई कांट से कि मुझे कंसर्ट में गाना गा के दिखाओ या फिर शादी में कोई परफॉर्मेंस दे के दिखाओ। हम माइनर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इश्यू बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नो इंसॉल्वेंसी बाय माइनर। नो इंसॉल्वेंसी बाय माइनर क्या होता है? अब मैंने आपको बताया कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, हजम करो इस बात को। सेकंड, अगर माइनर ने किसी से लोन लिया है तो वो कैपेबल नहीं होता पे करने के लिए, मतलब लाइबल नहीं होता, ना भी पे करे तो कोई उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थर्ड, जब वो लाइबल टू पे ही नहीं होता तो इंसॉल्वेंट वो कैसे होगा? क्योंकि इंसॉल्वेंट तो वो पर्सन होता है ना जो अनेबल टू पे हो जाता है, ये तो अनेबल टू पे ही नहीं है, हाउ कैन द माइनर बी लाइबल? इसीलिए समझे। पार्टनरशिप, हमने ये हम 12th से पढ़ के आ रहे हैं, फिर पार्टनरशिप एक्ट में भी हम पढ़ेंगे कि अगर हमने माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है पार्टनरशिप में आने का, तो हम सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए उसको पार्टनरशिप में लेके आ सकते हैं, लॉस के लिए कभी भी वो लाइबल नहीं होगा। माइनर कैन बी एन एजेंट, ये हम एजेंसी वाले यूनिट में पढ़ेंगे कि जो प्रिंसिपल है वो तो कभी माइनर हो ही नहीं सकता, बट जो हमारा एजेंट है वो माइनर हो सकता है, क्योंकि एजेंट के किए गए एक्ट के लिए हमेशा प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। माइनर कैन नॉट बाइंड द पेरेंट और गार्डियन। अब क्या कोई माइनर अपने फादर का नाम लेके, मदर का नाम लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? बताइए, क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता। और क्या पेरेंट्स उसके एक्ट के लिए बाउंड होंगे? सर वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के एक्ट करता है और पेरेंट्स उससे जागरूक या फिर अवेयर है या नहीं है। अगर माइनर ने पेरेंट्स के नाम पे कोई भी एक्ट किया है और पेरेंट्स को उसकी नॉलेज है, तो वो लाइबल हो जाएँगे, और पेरेंट्स को उसके काम की नॉलेज नहीं है तो वो लाइबल नहीं होंगे। कितना बढ़िया प्रोविज़न बनाया गया है ना ये, कि पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होगी तो वो लाइबल नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें वो लाइबल ठहरा देते तो माइनर कुछ भी एक्ट कर लेता अपने पेरेंट्स के नाम पे, अल्टीमेटली फँसते कौन? उसके पेरेंट्स ही फँसते। तो इसलिए ये बोला गया कि माइनर के पेरेंट्स अगर उन्हें नॉलेज नहीं हुई तो वो लाइबल नहीं होंगे, ये चीज़ याद रखना। इसमें से क्वेश्चन बहुत ही रेयर बनता है, तो शायद पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस पे से। ओके? उसके बाद
joint contract by minor and adult। अगर कोई माइनर ने और मेजर ने मिलके, माइनर प्लस मेजर ने मिलके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो भी कोई भी पर्सन हो सकता है वो, तो ये पर्सन मेजर को शो कर सकता है, माइनर को शो नहीं कर सकता। सिंपल सी बात लिखी गई है इसमें। श्योरिटी एंड गारंटर फॉर अ माइनर, लेट्स से यहाँ पे चिंटू है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब बी ने इसको लोन दिया है और लोन की गारंटी ए ने दी है कि अगर चिंटू ने पे नहीं किया तो ए पे कर देगा। तो गारंटर फॉर ए माइनर, अगर कोई पर्सन माइनर के लिए गारंटर बना है तो माइनर के फेल टू पे होने पे लाइबल कौन होगा? वो पर्सन होगा जो मेजर है, जो गारंटर है। माइनर एज ए शेयर होल्डर, या माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता कभी भी, और बाय फॉल्ट, और अगर बाय फॉल्ट माइनर को शेयर अलॉट कर भी दिए तो वो कैंसिल कर सकते हैं। लायबिलिटी फॉर टोट, ये तो बहुत ही बढ़िया मतलब पॉइंट है। टोट का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ टोट, टोट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। मतलब माइनर ने जानबूझ के किसी भी पब्लिक की प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, किसी भी पब्लिक की प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, तो बताओ कौन लाइबल होगा, कौन लाइबल नहीं होगा? टोट मीन्स एनी सिविल रॉन्ग। A minor is liable for the tort, but if the tort is the result of breach of contract, then minor will not be liable। tort का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, और माइनर टोट के लिए लाइबल होता है, बट लाइबल जब भी होगा अप टू द अमाउंट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। लास्ट में एक लाइन दी गई है, वो लाइन क्या है? बट इफ द टोट इज द रिजल्ट ऑफ ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन माइनर विल नॉट बी लाइबल। अगर टोट एक ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो माइनर लाइबल नहीं होगा। ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं समझाता हूँ आपको। लेट्स से एक सोसाइटी थी, अब सोसाइटी में 2 डेज की परफॉर्मेंस करने का माइनर ने एग्रीमेंट किया, बदले में एडवांस ले लिया 20,000 रुपये। बाद में इन्होंने, माइनर ने वो परफॉर्म करने से मना कर दिया। अब जो 20,000 रुपये उसके पास है, पब्लिक का पैसा था, और उसने पब्लिक के पैसे का नुकसान किया। पब्लिक रॉन्ग तो वो है, बट पब्लिक रॉन्ग से ज़्यादा वो क्या है? ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो मैनर कभी भी कर सकता है, देन विल नॉट बी लाइबल। आसान सा क्वेश्चन है, बढ़िया ना क्वेश्चन है। तो इसलिए तोड़ ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना तो माइनर का हक बनता है। ओके, तो ये हमारा होगा माइनॉरिटी का। उसके बाद हमारा होता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड क्या होता है? एक पर्सन अनसाउंड माइंड का होता है पागल, जिसको कॉन्ट्रैक्ट की टीएनसी समझ में ना आ रही हो, और जिसको समझ में आ रही हो उसको हम बोल देंगे साउंड माइंड। बस सिंपल सी बात है। और सुनो, क्या होता है साउंड माइंड? कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्लस कंसिक्वेंसेज ऑफ इट। मतलब माइनर को पता हो कि क्या टीएनसी है और उसकी इंप्लीकेशंस फ्यूचर में क्या हो सकती हैं। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज वॉइड। अ पर्सन हु इज यूजुअली साउंड माइंड, ये बात सुनिए, मैं आपको वर्बली बताता हूं। अगर कोई पर्सन आमतौर पर साउंड माइंड का रहता है, कभी कभार होली दिवाली पे वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का होगा। दूसरा पार्ट, अगर पर्सन यूजुअली पागल रहता है, अनसाउंड माइंड है, कभी कभार वो साउंड माइंड का हो जाता है, तो जिस टाइम पे वो साउंड माइंड का हुआ उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये था अपना पॉइंट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्वालिफाइड पर्सन, हमने जब इस यूनिट का फर्स्ट पेज शुरू किया था तो उसमें ये था कि वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ आपको भी। जैसे कन्विक्टेड हो गया, एलियन एनिमी हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, फॉरेन सवर्जेंस हो गया, कॉर्पोरेशन हो गए। मतलब ये पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर रखा है, या तो होली या पार्टली। होली मतलब पूरा का पूरा प्रोहिबिटेड, जैसे ये प्रोहिबिटेड हो गया, ये प्रोहिबिटेड हो गया, ये प्रोहिबिटेड हो गया, ये प्रोहिबिटेड हो गया। ये पार्शली प्रोहिबिटेड है कि कुछ कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनके लिए मना किया हुआ है उनके लिए वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। समझ में आया? देन फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? पहले ये सुनिए, कंसेंट क्या होता है? कंसेंट हमारे को सहमति। कंसेंट दो तरीके से आ सकती है, फ्री कंसेंट, नॉट फ्री कंसेंट। फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द कंसेंट शुड बी फ्री। फ्री क्या होता है? जिसमें दबाव, धमकी, कुछ गलत चीज ना हो उसको हम बोलते हैं फ्री कंसेंट। बट जो दबाव से, धमकी से ली जाए उसको हम बोलते हैं नॉट फ्री कंसेंट। बस समझे? एलिमेंट्स दैट विटिएट द फ्री कंसेंट, मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो फ्री कंसेंट को खराब करते हैं, विटिएट करते हैं? पहला कोर्शन, धमकी। धमकी कंसेंट को खराब करते हैं। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में धमकी आ गई तो क्या उसने अपनी मर्जी से कंसेंट दी है? सोचो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट होनी चाहिए, हमने मान ली ये बात। बट एक बात बताओ, अगर उसने कंसेंट बंदूक की नोक पे दी है या दबाव में आके दी है, तो क्या वो सही है? सोचो, वो सही नहीं है। Coercion means threatening or threat to commit, detaining or threat to detain any property with an intention to causing injury to any person। Coercion क्या है? कोई एक्ट कमिट करना
या कमिट करने की धमकी देना या किसी भी चीज को डिटेन करना, कब्जा करके रखना है, कब्जा करने की धमकी देना, वो हमारा आता है कोर्शन। समझे? और ये चीज़ बहुत अच्छी पॉइंट है, ये डिफरेंस में भी आता है आपके कि कोर्शन अप्लाई करने के लिए वो ना तो थर्ड पार्टी से आना चाहिए, ना थर्ड पार्टी पे होना चाहिए। मतलब दोबारा सुनिए, कोर्शन किसी थर्ड पार्टी से भी आ सकता है, किसी थर्ड पार्टी पे भी अप्लाई हो सकता है। मतलब कोर्शन में रिलेशनशिप नेसेसरी नहीं होता। इफेक्ट ऑफ धमकी या इफेक्ट ऑफ कोर्शन, आई एम सॉरी, इफेक्ट ऑफ कोर्शन। कोर्शन के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। ओके, एट द ऑप्शन ऑफ वॉइडेबल पार्टी, एग्रीड पार्टी, आई एम सॉरी, एग्रीड पार्टी। और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोर्शन शैल रिपे टू रिटर्न इट। अगर कोर्शन का एग्रीमेंट क्या है, वॉइडेबल होता है और जो भी उसके अंदर हमने चीजें बेनिफिट ली हो या कमाया गया हो वो सारा हमने वापस देना पड़ेगा। थ्रेट टू कमिट द सुसाइड, थ्रेट टू कमिट द सुसाइड इज कोर्शन। मतलब सुसाइड करने की धमकी देना या सुसाइड करना इटसेल्फ ए कोर्शन, धमकी होती है और वो एक हमारा इलीगल एक्ट होता है, वी कैन से। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये तो दबाव, मतलब अगर दबाव में डाल के किसी को हमने कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए हैं तो वो भी हमारा अनएनफोर्सेबल माना जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस वे रिलेशन बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस हम कब बोलेंगे, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से बना है वो हम कब बोलेंगे, जहां पे रिलेशन दोनों का ऐसा हो कि एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे हो, दूसरी पार्टी इंफीरियर पोजीशन पे हो, और वो डोमिनेंट पार्टी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करती है टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज ऑफ अदर पार्टी, ताकि वो अनफेयर एडवांटेज सामने वाले की ले सके। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस जब बनता है जहां पे रिलेशन दोनों पार्टीज में ऐसा हो कि एक पार्टी डोमिनेंट पार्टी पे हो और दूसरी पार्टी इंफीरियर पार्टी पे हो, और जो डोमिनेंट वाली पार्टी है वो अपनी पार्टी का गलत इस्तेमाल करती है सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसमें एग्जाम्पल है सर, टीचर स्टूडेंट का आ गया, जूनियर सीनियर का आ गया, मास्टर सर्वेंट का आ गया, फादर सन का आ गया, डॉक्टर पेशेंट का आ गया। ऑल आर द पार्टीज हैविंग डोमिनेंट एंड इंफीरियर रिलेशनशिप। अब एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड, नहीं, एसेंशियल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स जरूरी है, ये बात हमारी आती है। दोनों पार्टीज में रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि आप एक बात सुनो ना, हजम करो इस बात को एक मिनट। अगर पार्टीज के बीच में कोई सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप ना हो, किसी भी तरह का रिश्ता ना हो, तो कोई किसी के दबाव में आएगा? सोचो, क्या मैं राह चलते को दबाव डाल सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ? कोई पर्सन इन्फ्लुएंस किससे होता है? जो डोमिनेंट पर्सन पे होती है, जिस पे वो विश्वास करता है। जैसे डॉक्टर एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, ऐसा। पोजीशन टू डोमिनेट द व्हील, अब एंटी इन्फ्लुएंस है तो सामने वाले के पास डोमिनेंट पोजीशन होना चाहिए। फिर रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी होना, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। पोजीशन डोमिनेट द व्हील, ऐसी कौन सी पोजीशन है उसके यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए, आ सकता है क्वेश्चन, मार्केट इंपोर्टेंट। मतलब विच आर द पोजीशन दैट आर डोमिनेंट, फर्स्ट इज रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। मतलब रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी मतलब जो दिख रही है, हम ये अपर पोजीशन पे, ये लोअर पोजीशन पे है। फिड्यूशरी, जहाँ पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है। मेंटल डिस्ट्रेस, मतलब किसी भी पार्टी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, या तो इलनेस की वजह से, या रीजन ऑफ एज की वजह से, या बॉडी डिस्ट्रेस की वजह से, ठीक है, मतलब वो डिप्रेशन में है, या फिर उसका मेंटली हालत ठीक नहीं है, या वो बीमार है, या उसकी एज अब हो गई है और उसका हमने फायदा उठाया है, तो वो होता है मेंटल डिस्ट्रेस। अनकॉन्सेनेबल बार्गेनिंग, अनकॉन्सेनेबल मतलब अगर मैंने किसी का फायदा उठा के उससे महंगे में सामान बेचा है, अनरीजनेबली हाई अमाउंट पे बेचा है। लेट्स से 10 रुपए की कोई चीज थी, किसी भी पर्सन को वो जरूरी चाहिए थी, और मैंने उसकी हालत का फायदा उठाते हुए उसको कहा कि ये चीज तो 100 रुपए की है, अनरीजनेबल ग्रोस मार्जिन मैंने अर्न किया उससे, तो वहां पे वो इनवैलिड माना जाता है। ऐसा कि मैंने किसी की पोजीशन का या मैंने किसी की हालत का फायदा उठाया है, ऐसा। समझे? द ऑब्जेक्ट, अंटी इन्फ्लुएंस का ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या होना चाहिए, सामने वाले की एडवांटेज लेना, सामने वाले का फायदा उठाना। बर्डन ऑफ प्रूफ, ये ना बच्चों को थोड़ा सा पता नहीं क्यों डाउट आता है, इसे मुझे समझ नहीं आती, इतना आसान सा कंसेप्ट है ये। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब ये प्रूफ कौन करेगा अंटी इन्फ्लुएंस हुआ था, बताओ, सोचो इस बात को। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मतलब है कि कौन प्रूव करेगा कि एंटी इन्फ्लुएंस हुआ था। मतलब जैसे मैंने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि इसने मेरे ऊपर दबाव डाला था, तो मैं प्रूव करूंगा कि इसने डाला था, या वो प्रूव करेगा कि मैंने नहीं डाला था? कौन कर सकते, तुक्का मारना है, बोलो। हम्म, हम्म,
Okay, yes. The aggrieved party, if intend to avoid the contract, then he has to prove three major things. मतलब कौन करेगा? एग्रीव्ड पार्टी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो एलिगेशन लगा रहा है ना वो, दैट द अदर पार्टी पोजीशन टू, ये उसको प्रूव करना है कि दूसरी पार्टी अपर पोजीशन पे थी, उसने अनफेयर एडवांटेज उठाई है, और ट्रांजैक्शन भी अनफेयर होनी चाहिए। मतलब ट्रांजैक्शन फेयर है, फिर भी वो एलिगेट लगा रहा है कि हम इससे एंटी इन्फ्लुएंस अप्लाई, भाई ट्रांजैक्शन जो फेयर रही, रीजनेबल प्राइस पे रही, तो काहे का एंटी इन्फ्लुएंस? तो तीनों कंडीशन हमारी पूरी होनी चाहिए। अफेक्ट ऑफ एंटी इन्फ्लुएंस, एंटी इन्फ्लुएंस का अफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हमारा वोइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी के, एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड हो जाएगा, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेट असाइड, पूरा का पूरा भी सेट असाइड हो सकता है, या कोर्ट के कहने से हाफ पूरा हो सकता है, हाफ वो परफॉर्म नहीं हो सकता, जो कोर्ट बोलेगा वो हो सकता है। दो हो सकते हैं चीजें इसमें, या तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए, जो कोर्ट कहेगा वो माना जाएगा। ओके, फिर आता हमारा तीसरा विटिएटिंग एलिमेंट, दैट इज फ्रॉड। फ्रॉड की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एज इट इज याद करना है। Fraud means and includes the following act committed by himself through his agent with the intention to deceive any person. Deceive का ना यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। फ्रॉड क्या होता है? अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है, ऐसे एक्ट जो आईपीसी में प्रोहिबिट किए गए हैं, या फिर जो नीचे दिए गए एक्ट है वो, समझे? फ्रॉड मतलब ऐसा कोई एक्ट करना, ये तो खुद या अपने एजेंट के साथ, ताकि हम सामने वाले को डिसीव कर सके, ठग सके। जैसे स्टेटमेंट ऑफ ए फैक्ट विच इज फॉल्स बट रिप्रेजेंट इट टू बी ट्रू। कुछ चीज गलत है, मैं उसको सही बना के बता रहा हूं, और मुझे भी मालूम है कि वो चीज गलत है। दोबारा से सुनो, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मैंने कुछ बात बताई, विच इज फॉल्स जो गलत थी, बट मेकर मैं मतलब रिप्रेजेंट इट टू बी ट्रू, बट मैं उसकी सच्चाई जानता था, बट फिर भी मैंने वो गलत बता के सामने वाले को बताई। इन शॉर्ट कुछ बात गलत थी, मैं भी जानता था कि वो गलत है, बट फिर भी मैंने उसको सही बताया कि नहीं नहीं वो तो सही है, सामने वाले को ठगने के लिए। ऐसा, जैसे कि ये कैल्सी है, यहाँ बिल्कुल खराब पड़ा है। ओके, अब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, हालांकि इसकी सच्चाई मुझे पता है, फिर भी मैं सामने वाले को बेवकूफ बना रहा हूँ, तो ये फ्रॉड में आता है। एक्टिव कंसीलमेंट, छुपाना कोई चीज जानबूझ के। प्रोमिस मेड विदाउट द इंटेंशन टू परफॉर्म इट, ये चीज ध्यान से सुनना, अगर इंटेंशन ना हो परफॉर्म करने की तो प्रॉमिस भी मत करना। समझ जाना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव बाय लॉ, और एनी अदर एक्ट डिक्लेयर बाय लॉ, और कोई भी एक्ट जो लॉ ने बता रखा है या डिसीव की डेफिनेशन में आता है, वो हमारा फ्रॉड की डेफिनेशन में आएगा। द फॉलोइंग एलिमेंट, ये फॉलोइंग एसेंशियल्स ऑफ ए फ्रॉड, फ्रॉड के क्या एसेंशियल पॉइंट है? फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन, गलत होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन किसी फैक्ट के रिलेशन में होनी चाहिए। स्टेटमेंट शुड बी मेड विद व्यू टू नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिफाई, मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि वो चीज गलत है, और दूसरी पार्टी ने उसके ऊपर रिलाई भी किया हो। अगर उसने रिलाई ही नहीं किया तो फायदा क्या फिर? ठीक है, और सामने वाले को कोई लॉस भी होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले करी हुई होनी चाहिए। देखो एसेंशियल्स ना बेसिकली तीन होते हैं, कुछ बात बताना, ये जानते हुए कि वो गलत है, 2 पॉइंट, ठीक है, बात बताना एक, जानते हुए कि वो गलत है, दूसरा पॉइंट, सामने वाला बहकावे में भी आना चाहिए, डिसीव होना चाहिए 3, सामने वाले को उससे लॉस भी होना चाहिए 4। मेन तो ये 4 पॉइंट है, ठीक है, बाकी आप एडिशनल कर लेना सारे। अफेक्ट ऑफ फ्रॉड, मैंने बताया था आपको, फ्रॉड से एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है वोइडेबल, क्योंकि एक पार्टी के पास राइट आता है कि वो कैंसिल कर सकता है, दूसरी पार्टी के पास राइट नहीं आता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वोइडेबल होता है तो एग्रीड पार्टी क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को रिस्कैंड भी कर सकता है, डैमेजेस के लिए शू भी कर सकता है, और परफॉर्मेंस भी मांग सकता है। मतलब वो ऐसी परफॉर्मेंस मांगेगा जिसमें फ्रॉड का एलिमेंट हट जाए। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 200 रुपए की कोई चीज़ थी, वो मैंने सामने वाले को धोखा देके 1200 की बेच दी, फ्रॉड तो हुआ। अब लेट्स से अगर मैं उसको ये कहूँ कि अपने 1000 रुपये वापस ले जाओ, कंप्लेंट मत करना, तो मतलब मेरे कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड का एलिमेंट था, बट मैंने उस फ्रॉड के एलिमेंट को हटा दिया, तो ये क्या होगा? वैलिड माना जाएगा बस। इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पता है आपको? जैसे इसमें आ गया अपना सेलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, क्या चुप रहना कभी फ्रॉड माना जाएगा? सोचो ये बात एक बार। मतलब सेलर ना कुछ भी नहीं बोल रहा, और उसको पता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है,
उसने वो कस्टमर को बेच दिया, क्योंकि सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा फ्रॉड के लिए? नहीं। क्योंकि एक रूल होता है अपना कैवेट एम्पटर, जिसमें ये बोला जाता है कि सेलर कभी भी अपने प्रोडक्ट की बुराई नहीं करेगा, क्योंकि सेलर ही अपने प्रोडक्ट की बुराई करेगा तो उसका प्रोडक्ट लेगा कौन? इसलिए अगर सेलर किसी भी प्रोडक्ट के लिए खामोश या चुप है तो उसको फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। जनरली silence will not amount to fraud. That is where the seller is silent about the fact that if it disclose it will affect the willingness of buyer, then it will not amount to fraud. मतलब जनरली क्या होता है, साइलेंस फ्रॉड का नहीं माना जाता, क्योंकि अगर उसने वो डिस्क्लोज किया तो वहां पे बायर की विलिंगनेस हर्ट हो जाएगी, वो चीज परचेज ही नहीं करेगा, और ऐसे तो सेलर की चीज बिकेगी ही नहीं। ये रूल भी मानता है, लो भी मानता है। पर कभी कभार साइलेंस फ्रॉड माना जाता है, या तो इक्विवेलेंट टू स्पीक हो या ड्यूटी टू स्पीक हो, ना तो सेलर का बोलने का फर्ज हो, जैसे मैरिज के केस में हो गया। मैरिज के केस सेलर सेलिंग में नहीं आता। इन शॉर्ट ये एक एग्जांपल है सिर्फ कि मतलब शादी हो रही है तो किसी के भी घर वालों को कुछ भी छुपाना नहीं है वहां पे, या वहां पे ये नहीं कहना है दैट साइलेंस अमाउंट टू नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। वहां पे हर चीज ओपन करके बतानी पड़ेगी। फिड्यूशियरी जहाँ पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, वहां पे भी चाहे पूछे ना सामने वाला, फिर भी हमें बताना पड़ेगा। इक्विवेलेंट टू स्पीक, जहां पे बायर बार बार पूछ रहा है बट सेलर फिर भी चुप है, तो उसकी चुप्पी को हाँ मान लिया जाएगा कि कोई भी डिफेक्ट नहीं, और बाद में डिफेक्ट निकला तो वहां पे बायर रिस्काइंड कर सकता है। एक्सेप्शंस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, ओके, मतलब जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। वेयर द बायर हैव ऑर्डिनरी डिलीजेंस टू फाइंड द ट्रूथ देन इट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। मतलब अगर बायर के पास भी मीन्स हो ट्रूथ को फाइंड आउट करने के तो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, और उस फ्रॉड से कंसेंट नहीं मिली, मतलब बायर ने उस पे बिलीव नहीं किया, किसी और चीज पे बिलीव किया था, मतलब जो मैं फ्रॉड करना चाह रहा था ना उस पे तो उसने बिलीव ही नहीं किया, और हमने ऊपर पढ़ा था कि बिलीव होना जरूरी है, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। मैं पूरा आपको समराइज अप करवाता हूँ इसको। देखो जनरली क्या होता है, साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, मतलब सेलर अगर चुप है तो उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा, पर दो केस से माना जाएगा, इक्विवेलेंट टू स्पीक है, ड्यूटी टू स्पीक है, हटाओ इसको। अब दूसरा, अगर सेलर अपनी चीज का डिफेक्ट नहीं बता रहा, ठीक है, सेलर कह रही चीज बिल्कुल ठीक है, और वो डिफेक्ट ऐसा है कि बायर भी जान सकता है, बायर के पास ऑर्डिनरी मींस है उस ट्रुथ को फाइंड आउट करने के, तो भी बायर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक एग्जांपल मैंने जैसे पहले लेता, तो हमारा कंसेप्ट चेंज हो गया, तो मैं ले सकता हूं आपको। मैंने बायर को बोला हाँ ये कैलकुलेटर बिल्कुल ठीक है, आप ले जाओ, ठीक है, क्या बायर का भी फर्ज बनता है कि वो चेक करके देख ले इसको कि ये चलता है नहीं चलता? बताओ, डेफिनेटली यस। अब एक चीज बताओ ना, हम लोग पेन लेके आते हैं, कैलकुलेटर लेके आते हैं, तो पेन को कैलकुलेटर के ऊपर चला के देखते हैं, हम रफ कॉपी पे पेन को और कैलकुलेटर को चला के देखते हैं कि सही बटन वटन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्यों? ताकि कल को मतलब हमारी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी कंप्लीट रहे। अगर बायर ही लापरवाह है तो सेलर रिलायबल नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखना। उसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये समझिए। मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, देखो अगर मैंने जानबूझ के किसी को गलत बात बताई हो ये जानते हुए कि वो गलत है तो फ्रॉड आता है वो। बट अगर मेरी इंटेंशन सामने वाले को ठगने की ना हो, मतलब जो बात मैंने बताई है ना वो मुझे भी पता नहीं था, मैं भी उसको ये मत था अच्छा ऐसा होगा, या मैं भी उसको सच्चाई मानता था, और फिर मैंने बताया सामने वाले को, तो वो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा, फ्रॉड में नहीं आएगा। क्योंकि फ्रॉड में तो ये होता है कि सामने वाले पर्सन को ना पता होता है कि वो गलत है, वो सही बना के बताता है उसे। मिस रिप्रेजेंटेशन के तीन हमारी डेफिनेशन है, तीन डेफिनेशन के एलिमेंट्स है बेसिक जो आपको याद करने हैं एज इट इज। कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ ए फैक्ट विच इज फॉल्स बट मेकर बिलीव इट टू बी ट्रू। ऐसे किसी फैक्ट के बारे में हमने बताया है जो कि गलत है, बट मेकर क्या मानता है उसको सही मानता है। ओके, फ्रॉड में क्या था, मेकर बिलीव इट टू बी फॉल्स, मेकर भी उसको फॉल्स मानता था, बट यहाँ पे मेकर उसको सही मानता है, तभी ये आया मिस रिप्रेजेंटेशन में। तो द कंसेप्ट इज, सोचो, स्टेटमेंट ऑफ ए फैक्ट विच इज फॉल्स बट देने वाला मेकर बिलीव इट टू बी ट्रू, हो गया क्या पहले वाला। when there is breach of contract without an intention to deceiving, मतलब जहां पे breach of contract है बट डिसीव करने के लिए नहीं किया, उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलना था बस इसलिए किया। जैसे मान लो मैंने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं उसको 100 रुपए में माउस बेचूंगा, वहीं पे एक दूसरा पर्सन और आ गया, बोला मैं आपको 120 रुपए दूंगा, मुझे माउस अर्जेंट चाहिए है। अब मैंने माउस उसको बेच दिया 120 वाले को कि मेरे को 20 रुपए लालच आ गया था, तो ये फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेरा सामने वाले को ठगने का इरादा नहीं था कि मुझे एक को धोखा देना है। मेरा इरादा ये था कि मेरे को 20 रुपए का बेनिफिट हो जाए, तो मैं उसके लिए नया माउस लेके दे दूंगा, बस दैट्स ऑल। When the party caused, even though done innocently, mistake as to subject matter, या फिर पार्टी ने अनजाने में जो सब्जेक्ट मैटर था ना
वही गलत कर दिया, जैसे ऑफ व्हाइट शर्ट देनी थी, व्हाइट शर्ट दे दी गलती से, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा, ठीक है? अब क्वेश्चन की और अनड्यू इन्फ्लुएंस की डिफरेंस क्या है? कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्शन में हमारा एक्शन क्या होता है? फिजिकल फोर्स। अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल फोर्स। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, अगर हमने किसी को धमकी दी है तो क्रिमिनल क्राइम माना जाता है वो। जैसे कोई एक्ट कमिट करना है, कमिट करने की धमकी देना, कोई, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कोई इलीगल एक्ट नहीं होता। कोर्शन में रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, कहीं से भी कोई भी धमकी आ सकती है, दे सकता है, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस दबाव में तो कोई पर्सन जब भी आएगा जब वो रिलेशनशिप में होगा। एक्सरसाइज बाय होम, कोर्शन जरूरी नहीं कि प्रोमाइजर से आए, कोर्शन जरूरी नहीं कि प्रोमाइजी पे जाए, वो किसी थर्ड पर्सन से भी आ सकता है, किसी थर्ड पर्सन पे भी जा सकता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस तो हमेशा पार्टीज के बीच में ही होगा। उसके बाद एनफोर्सिबिलिटी, कोर्शन भी वॉइडेबल होता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस भी वॉइडेबल ही होता है, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड भी हो सकता है, और जो कोर्ट हमारा होता है वो उसको सही भी कर सकता है। पोजीशन ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड, यहाँ पे क्वेश्चन में सारा का सारा जो भी बेनिफिट मिला है वो सामने वाले को रिस्टोर करना पड़ता है, बट एंटी इन्फ्लुएंस में जो कोर्ट ऑर्डर देगा वो हमें मानना पड़ेगा। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? फ्रॉड देखो इंटेंशन, फ्रॉड की इंटेंशन डिसीव करने की होती है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती है। नॉलेज ऑफ ट्रूथ, फ्रॉड में सच्चाई का पता होता है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में सच्चाई का पता नहीं होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस, द इंजर्ड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस। क्वेश्चन में या फिर नोट क्वेश्चन, फ्रॉड में पार्टी रेपुडिएट कर सकती है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में जानबूझ के चीजें नहीं होती, इसलिए वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती। चीज याद रखना, बच्चों को कम ही याद होती है चीजें ना, तो दिस इज द पिन पॉइंट। मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ, क्या मैं पार्टी को कह सकता हूँ फ्रॉड में कि यार आप भी तो चेक कर सकते थे? सोचो, कैन आई से कि आप भी चेक कर सकते थे? सोचो भाई, नहीं। क्यों? रीजन बताओ, नहीं कह सकते। बीइंग, रीजन बीइंग, ये जो फ्रॉड होता है ना वो सोफिस्टिकेटेड मैनर में होता है, प्लान्ड मैनर में होता है, so दैट किसी की भी नजर में वो ना आए। तो इसीलिए वी कांट से टू एनीवन दैट you should discover the truth. If you have the means to discover the truth, we can't say that. Okay? Then और इसमें पार्टी कैन ऑलवेज प्लेड द इंजर्ड पार्टी दैट मीन्स टू डिस्कवर द ट्रूथ। मिस रिप्रेजेंटेशन में पार्टी हमेशा ये कह सकती है कि आप भी तो सच जान सकते थे। समझे? ये हमारा था पहला पार्ट यूनिट नंबर 3 का। अब हम चलते हैं आगे, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ अवर यूनिट नंबर 3, दैट इज लीगलिटी ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन। ये ना एलिमेंट है अपना, जैसे यूनिट 1 में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट शुड बी लीगल और कंसिडरेशन शुड बी लीगल, तो वही बात है इसमें कि जो कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों लीगल होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। बट देर आर सम केसेस व्हेन इट ट्रीटेड एज कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। ये कुछ केसेस हैं जहां पे हम कंसिडरेशन को या ऑब्जेक्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल मान लेंगे, जहां पे मेरा मकसद सामने वाले को ठगना हो, फ्रॉडलेंट करना हो, या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जो फॉरबिड बाय लॉ, लॉ ने मना कर रखा हो करने के लिए, फिर भी मैं वो कर रहा हूं तो अनलॉफुल माना जाएगा। When the consideration or object are of such nature that it will defect the provision of law, defeat the provision of law। इसमें ये था जैसे फ्लावर गैलेक्सी है, गिफ्ट गैलरी है ये, चाइना से इसके गिफ्ट इंपोर्ट होते थे हमेशा। अब इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि चाइना से कोई भी माल नहीं आएगा। ये एक एग्जांपल है, ओके, फैक्चुअल डाटा बिल्कुल भी नहीं है। गिफ्ट बैन कर दिए हैं अब फ्लावर गैलेक्सी ने क्या कहा, चाइना के जो टॉयज थे वो नेपाल भिजवाए और नेपाल से फिर इंपोर्ट करवाए। अब ये बताओ, चाइना के साथ इंपोर्ट करना बंद किया था, अब नेपाल से तो आ सकता है, ठीक है, तो ये वैलिड होना चाहिए। बट एक बात बताओ, इंडियन गवर्नमेंट का लॉजिक क्या था उन टॉयज को बैन करना या फिर उस मटेरियल को बैन करना, ना कि चाइना के साथ कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। दैट्स वाई, इसीलिए इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, कि जो प्रोविजन बनाया है, जो प्रोविजन बनाए हैं, लॉ का मकसद उसको डिफीट करना है, तो ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट भी वॉइड माना जाएगा। अगेन आई एम सेइंग दिस इज ओनली एन
example and education purpose only. Any agreement which cause injury to the person property is called as unlawful. ऐसा कोई एग्रीमेंट किसी पर्सन के साथ किया है या फिर किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है तो वो भी हमारा void माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। या फिर हमारा कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इमोरल हो, अनएथिकल हो, जो सही ना हो तो वो भी हमारा अनलॉफुल माना जाएगा। When the consideration is opposed to public policy, पब्लिक पॉलिसी मतलब जो पब्लिक के हित में ना हो, जो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए ना हो तो वो भी हमारा void माना जाएगा। ओके, सम ऑफ द एग्रीमेंट्स आर एज गिवन बिलो। इसकी पब्लिक पॉलिसी के क्या एग्जांपल्स है देखो। फर्स्ट इज ट्रेडिंग विद एनिमी। एनिमी क्या होता है पहले बात सुनो। लेट्स से यहाँ पे कंट्री ए है, यहाँ पे कंट्री बी है। ओके, अब इन दोनों का वॉर चल रहा है तो जो आपस में इनके सिटीजन्स है ना वो एक दूसरे के लिए एनिमी माने जाएंगे, समझे। एनी ट्रेड एग्रीमेंट विद अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग एलिगेंस विद द गवर्नमेंट एक्ट वॉर, गवर्नमेंट at the time of not act it's at government at war without the permission of government is void। मतलब मैंने ऐसे किसी पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया है कुछ करने का जो कि वॉर वाली कंट्री का नागरिक है तो वो हमारा void माना जाएगा। या उसका एलिगेंस है, एलिगेंस मतलब भाईचारा है उस गवर्नमेंट के साथ जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है। The contract if made before such war, it may be dissolved, suspend or it can be completed with the permission of Indian government। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जो चल रहा है तो वो डिसॉल्व भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है और इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन से वो पूरा भी हो सकता है। देन अवर कॉन्ट्रैक्ट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है वो है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पर्सन प्रोमिस करता है किसी दूसरे पर्सन को कि वो उसका शूट मेंटेन करेगा, वो उसका शूट चलाएगा, वो उसके बिहाव पे शूट फाइल करेगा विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब वेयर वन पर्सन एग्रीमेंट टू मेंटेन द शूट ऑफ अनदर पर्सन विदाउट हैविंग एनी पर्सन इंटरेस्ट देन इट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस। बट व्हेन ए पर्सन प्रोमिस अदर टू मेंटेन हिज और हर शूट विद एन सेल्फ इंटरेस्ट तो वो होता है हमारा चैम्पर्टी एग्रीमेंट। दोनों एग्रीमेंट हमारे वैलिड होते हैं पर दो केसेस में वो इनवैलिड हो जाते हैं। फर्स्ट इज अगर वो अनरीजनेबल हो या फिर वो मैलिशियस मोटिव से करा गया हो। ओके, मैलिशियस मोटिव हमारा होता है मतलब सामने वाले को परेशान करने के लिए, टीज करने के लिए, वो होता है मैलिशियस मोटिव। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट द मैरिज इन एक्सचेंज ऑफ द रिवॉर्ड इज नॉट मैरिज ब्रोकरेज अरेंजमेंट। मतलब मैरिज करवाने का पैसा देना कि भी किसी के लिए दुल्हन प्रोक्योर करके ले आओ, किसी के लिए दुल्हा प्रोक्योर करके ले आओ, लड़का लड़की को बेचना पैसों के बदले में कि वो शादी कर ले किसी के साथ, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाता है। बट यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन, जो मैरिज ब्यूरो होते हैं जैसे जीवन साथी हो गया, मैट्रिमोनियल क्या बोलते हैं उनको, शादी की जो वेबसाइट है मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, मैट्रिमोनियल बोलते हैं मेरे ख्याल से उनको, मैट्रिमोनियल साइट्स। तो ये ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, वो किसी पर्सन का प्रोक्योर बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ओके, तो वो इससे उनका कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। देन ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टेरिटरीज में शॉर्ट नोट आपका आ सकता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस, पब्लिक ऑफिसेज का बिजनेस करना या पब्लिक टेरिटरी का बिजनेस करना वो हमारा वॉइड माना जाता है। एन एग्रीमेंट with respect to business of public offices is opposed to public policy because it interfere in with the appointment of the person best qualified for the service of public। अगर हमने कोई एग्रीमेंट किया है पब्लिक ऑफिसेज का तो वो हमारा वॉइड माना जाएगा क्योंकि हम बेस्ट पर्सन को अपॉइंट होने में इंटरफेयर कर रहे हैं। मतलब लेट्स से कोई पर्सन था जो बेस्ट क्वालिफाइड था किसी पब्लिक सर्विसेज के लिए, कोई पर्सन था जो कि बेस्ट क्वालिफाइड था किसी की सर्विस करने के लिए, गवर्नमेंट की सर्विस करने के लिए, बट किसी और पर्सन ने रिश्वत देकर उसको हटवा दिया और खुद को अपॉइंट करवा लिया, तो उसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक ऑफिसेज, तो वो हमारा वॉइड माना जाता है। अब दिस प्रोविजन रिक्वायर्ड दैट शुड नॉट मॉनिटरी कंसिडरेशन इन विच पब्लिक इज इंटरेस्टेड। ये स्पेस पे बना है कि जिस पोजीशन पे पब्लिक इंटरेस्टेड है तो उसके लिए तो पैसों का लेन देन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेना इसमें कि पब्लिक सर्वेंट को रिटायर करवाना, इसी 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है पहले कि हमने किसी पर्सन को पहले ही रिटायर करवा दिया ताकि मैं उसकी जगह पोजीशन ऑप्ट कर सकूं।
तो ये भी हमारा पब्लिक ऑफिस में रिश्वत देना हो गया। या फिर कोई पब्लिक रिकॉग्निशन लेने के लिए, जैसे पद्म विभूषण, मेडल्स लेने के लिए, या फिर जो स्टार्स, बैजेस होते हैं उनको लेने के लिए हमने कोई पैसे दिए हैं, रिश्वत दी है, तो वो भी हमारा वॉइड माना जाएगा। देन एग्रीमेंट टू क्रिएट द मोनोपोलीज, अगर मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया है कि इकट्ठा कर लो सामान, जब प्राइस हाई हो जाएगा, मार्केट में स्कैर्सिटी हो जाएगी तो हम बेच देंगे, ये भी वॉइड माना जाता है। इंटरफेरेंस इन कोर्स ऑफ जस्टिस, इसमें ये पॉइंट था कानूनी कार्रवाई में दखलंदाजी करना। एन एग्रीमेंट टू इंड्यूस एनी जुडिशियल ऑफिसर टू एक्ट पार्शियली और करप्टली एज वॉइड, किसी जज को रिश्वत देना मतलब दखलंदाजी करना माना जाएगा, और ये भी हमारा वॉइड माना जाता है। जैसे एक जज ने रिश्वत भी ले ली और अगेंस्ट में डिसीजन भी दे दिया, तो क्या वो पर्सन जज को शो कर सकता है कि यार उसने तो पैसे लेके हमारे फेवर में डिसीजन भी नहीं दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। देन इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, मतलब किसी पर्सन का कुछ काम करना ऑब्लिगेशन है कि वो करना ही करना है उसे, समझे? क्या उसमें वो अपना इंटरेस्ट ढूँढ सकता है? पर्सनल बेनिफिट, सीक्रेट प्रॉफिट कमा सकता है? बिल्कुल भी नहीं कमा सकता। इसमें हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था, लेट्स एक प्रोड्यूसर है मूवी का, उसने अपने एम्प्लॉयी को बोला कि आप एक बेस्ट कैमरामैन ढूँढ के लेके आओ, ठीक है? उसको सैलरी-वैलरी मिलती थी प्रोड्यूसर से। अब उस एम्प्लॉयी ने अपने भाई को कैमरामैन अपॉइंट करवा दिया और बोला कि जो भी कैमरा की आपकी फीस आएगी वो 20% मेरी। समझे? तो ये इनवैलिड माना जाए, क्योंकि वो उसकी ऑब्लिगेशन थी, उसको बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट करना था, उसमें उसने पर्सनल इंटरेस्ट ढूँढ निकाला, ये वॉइड माना जाएगा। वो तो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, जिम्मेवारी के अंदर सीक्रेट प्रॉफिट ढूँढना। कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट्स, अगर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से हाफ हमारा अनलॉफुल है, हाफ हमारा लॉफुल है, तो जो सेपरेबल है, तो लॉफुल वाला लीगल, अनलॉफुल वाला वॉइड, बस ऐसा बात है यहाँ पे। देन स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है? एन एग्रीमेंट टू स्टिफल द प्रोसिक्यूशन फ्रॉम रनिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ डूइंग इज वॉइड एज इट टेंड टू बी अब्यूज ऑफ जस्टिस, अगर जो हमारा प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट हो चुका है, एक बच्चे का नहीं, बार-बार कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पे प्रिवेंट नहीं आएगा, प्रेजेंट आएगा। आपने इसमें ध्यान से सुनो, दोनों वर्ड को ना आप एक तरह से देख सकते हो। कैसे? प्रेजेंट का मतलब है कि किसी प्रोसिक्यूशन को प्रेजेंट किया हुआ है, उसको रोकना चाह रहे हैं हम, या फिर आप इसको कह लो कि हम प्रोसिक्यूशन को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। तो इस पॉइंट से मैंने पहले वाली वीडियो में प्रिवेंट वर्ड यूज़ किया था। एन एग्रीमेंट मतलब ऐसे को, स्टिफल का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना। मतलब जो प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी चल रही है, प्रेजेंट हो चुकी है, उसको प्रिवेंट करने को हम बोलते हैं स्टिफल प्रोसिक्यूशन, और ये जस्टिस की तौहीन मानी जाती है, अब्यूज़ मानी जाती है। ये प्रिंसिपल क्यों बना? क्योंकि ट्रेड ऑफ फेलोनी उसको अवॉइड करवाना था। फेलोनीज़ क्या होते हैं? जुर्म। ट्रेड क्या होता है? बिज़नेस। ऐसे तो कोई लोग जुर्म कर देंगे और पैसा देके उसको सेट डाउन कर देंगे, सेटल डाउन कर देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जो चीज़ नॉर्मल कोर्स में चलनी चाहिए, अगर पैसा देके हम उसको सेट डाउन करना चाह रहे हैं, प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि वो चले ही ना, तो वॉइड माना जाता है। क्योंकि पब्लिक ऑफेंस में दखल-अंदाज़ी करना या समझौता करना वो लीगल नहीं होता है। 2 टाइप के ऑफेंसेस हमारे होते हैं, कंपाउंडेबल एंड अनकंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल वो जो समझौता हो सके, अनकंपाउंडेबल वो जिसका समझौता ना हो सके, बस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके? यहाँ तक कितना, इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे बता सकते हो आप। हमने भी क्या पढ़ा? वॉइड एग्रीमेंट हमने पढ़े ऊपर वाले, कि जो अनलॉफुल होते हैं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होती है, जैसे स्टीफल प्रोसिक्यूशन हो गया, मेंटेनेंस चैम्पर्टी हो गया, ट्रेडिंग विद एनिमी, ऑल दैट। तो लास्ट पार्ट पे चलते हैं इस चैप्टर के, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। कौन-कौन से एग्रीमेंट हमारे वॉइड होते हैं, वो हमारा कंसेप्ट है। फर्स्ट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर किसी की शादी तोड़वाने का अगर हमने एग्रीमेंट किया है कि आप उसके साथ शादी तोड़ दो, हम आपको इतने पैसे देंगे, तो वो वॉइड होता है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब मैंने किसी को कोई लीगल प्रोफेशन या लीगल बिजनेस करने से रोका है, तो वो भी हमारा वॉइड माना जाएगा। ओके, पर इसमें ये बात है, अगर मैंने गुडविल सेल करी है बट उसमें रिस्ट्रिक्शंस मैंने रीजनेबली लगा दी है कि आप इस एरिया में नहीं करोगे या फिर इस टाइम तक नहीं करोगे, तो वैलिड माना जाता है। पार्टनरशिप के केस में अगर मैंने रीजनेबल कंडीशन लगाई है कि पार्टनरशिप छोड़ने के बाद आप ये सारे काम नहीं करोगे, तो वो भी वैलिड माना जाता है। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में कैसे, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखी है कि जब तक आप एम्प्लॉय में हो तो आप ये काम नहीं करोगे, तो ये भी वैलिड माना जाता है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मैंने और बी ने क्या एग्रीमेंट किया कि हम कभी भी एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं करेंगे। क्या सही है? बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर ये सही है, क्यों? एग्रीमेंट कर लिया, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हम किसी के राइट को नहीं रोक सकते। ये हर एक पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है
दैट राइट टू शू, कि किसी भी पर्सन को अब्यूज होने पे शू कर सके, और हम एग्रीमेंट के थ्रू उस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा वॉइड माना जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना, आप समझे। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है? अगर हम आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द पार्टी एग्री टू सेटल द डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन and result awarded by the arbitrator shall be only reasonable. This type of clause, दिस टाइप ऑफ क्लोज इन द एग्रीमेंट इज वैलिड। मतलब अगर हमने एग्रीमेंट में ये डाला है कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम किसी थर्ड पर्सन के पास जाएंगे जो कि आर्बिट्रेटर है, जो कि समझौता करवाता है, पंचायत के पास जाएंगे हम, तो ये वैलिड माना जाता है। और वो राइटिंग में होना चाहिए, और डिस्प्यूट किसी में भी हो सकता है, फ्यूचर वाले भी हो सकते हैं, जो हो चुके हैं उनके लिए भी हो सकते हैं। जैसे मान लो फ्यूचर में, पास्ट में कोई डिस्प्यूट हो गए, हम कह रहे हैं हम नहीं जाते कोर्ट में, हम तो आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, हाँ ये वैलिड माना जाएगा, क्या दिक्कत है। अब ना इसमें ना 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। अब लेट्स से एक सिटी में 2 कोर्ट थे, ओके, और उन 2 कोर्ट में से हम दोनों ने एग्री किया कि हम कोर्ट ए में अपना केस फाइल करेंगे, हमेशा कोर्ट बी में हम कभी भी केस फाइल नहीं करेंगे, तो ये क्लोज वैलिड माना जाता है हमेशा। ये चीज आप ध्यान रखना, ओके। देन वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? सट्टेबाजी वाला एग्रीमेंट। मतलब सट्टे के बलबूते पे जो एग्रीमेंट बना है उसे वॉइड माना जाएगा और इलीगल भी माना जाएगा। एन एग्रीमेंट विच इज द नेचर ऑफ वेजर इज वॉइड। एन एग्रीमेंट टू इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी और मनी वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ अनसर्टेन इवेंट, जिसमें हारने और जीतने के चांसेस है, वो हमारा वेजर माना जाएगा। मतलब किसी भी पैसे को पे करना, अगर वो हार जीत के ऊपर डिपेंड है, मतलब कोई अनसर्टेन इवेंट है, वो हुआ या नहीं हुआ, उसके बेस पे हम पैसा देंगे या लेंगे, ठीक है, तो वो हमारा होता है वेजरिंग एग्रीमेंट। एसेंशियल्स क्या होना चाहिए? पैसा या पैसे जैसी कोई चीज होनी चाहिए। कंडीशनल एक इवेंट के हैपन या नॉट हैपन पे होना चाहिए। अनसर्टेन होना चाहिए। 2 पार्टीज होनी चाहिए। हारने और जीतने का चांस होना चाहिए। इंटेंशन टू बेट होनी चाहिए, और कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर द मनी। ऐसा ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेजर बट आर वॉइड ऑल्सो। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है जो वेजर मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। पहले लॉटरी ट्रांजेक्शंस, लॉटरी हमेशा इलीगल होती है और पनिशेबल होती है। बट अगर इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई है तो वो वॉइड होएगी, बस इलीगल नहीं मानी जाएगी। ये ध्यान में रखना आप। क्रोसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशंस, कोई हमारा क्रोसवर्ड पजल जो न्यूज़पेपर में आता है वो भी हमारा वेजर में ही आता है, बट अगर प्राइस अमाउंट 1000 रुपए तक है तो वो वैलिड माना जाएगा। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, सट्टेबाजी वाली ट्रांजैक्शन, गैम्बलिंग, ये तो वर्ड होती है, आपको पता है। फोर्स रिस्क ट्रांजैक्शन, ये आपको अजीब सा लगेगा थोड़ा सा सुनना, बट अगर 500 रुपए से कम है तो वो वेजर है, अगर 500 रुपए से ऊपर है तो वो वैलिड है। ये आपको ऐसा कैसे याद करना पड़ेगा, ओके। तो 4 ट्रांजैक्शन है जो वेजर होते हैं। फर्स्ट इज लॉटरी, सेकंड क्रॉसवर्ड पजल्स, थर्ड स्पेकुलेटिव, एंड फोर्थ हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जो लगती हैं वेजर जैसी बट वेजर नहीं होती। पहली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड है, बट फिर भी ये वैलिड होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट होता है इसमें। शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन वैलिड होती हैं। गेम ऑफ स्किल्स एंड एथलेटिक्स, जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, ये भी वैलिड होते हैं। चिट फंड, ये भी वैलिड माना जाएगा। अब डिफरेंस आता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, वेजरिंग में, ये हम बताएंगे आपको, ओके। यहाँ पे आता है ये, वेट करो। देन मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक एक इनोसेंट बिलीफ है जिसे थर्ड पार्टी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं किसी भी चीज को। 2 तरह की मिस्टेक होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सिर्फ इतना करना आपको, मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब इंडियन लॉ की मिस्टेक करना, फॉरेन लॉ की मिस्टेक करना। इंडियन लॉ की मिस्टेक एक्सक्यूजेबल एक्सक्यूजेबल नहीं होती, और फॉरेन लॉ की एक्सक्यूजेबल होती है। मतलब कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि इंडियन लॉ के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, बट फॉरेन लॉ को वो कह सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, किसी भी चीज में फैक्ट में गलती कर देना, वो यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल। बायलेटरल मतलब जब दोनों ही पार्टी मिस्टेक में हो, यूनिलेटरल मतलब जब एक पार्टी मिस्टेक में दूसरी पार्टी मिस्टेक में ना हो। ठीक है, पढ़ लेना इसको, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग। मीनिंग, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एक दूसरे को इंडेमनीफाई करना, कि अगर किसी भी पार्टी को अगर नुकसान हो गया हो तो उसकी भरपाई वो कर सके, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, ओके। एंड वेजरिंग, प्रॉमिस टू पे मनी और मनी वर्थ ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, ये आपको पता है। कंसिडरेशन, इंश्योरेंस में कंसिडरेशन होती है, आपको पता है, प्रीमियम हम देंगे जब भी तो हमें मिलेगा, जब हम मतलब कोई भी नुकसान हो जाएगा किसी का भी। फिर वेजरिंग में कोई कंसिडरेशन होती ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, सट्टा लगाने के लिए, फिर ये छोड़ो सत्र, शर्त लगाने में क्या हम पहले कोई कंसिडरेशन देते हैं? नहीं, हम तो वो इवेंट तय करते हैं कि इस इवेंट के बेस पे होगा बस। ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट, पार्टीज का
इसमें पर्सनल इंटरेस्ट होता है क्योंकि इमोशंस जुड़े होते हैं, बट इसमें कोई भी इमोशंस जुड़े हुए नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यहाँ पे इंडेमनीफाई का कोई भी प्रोविजन नहीं होता एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। समझे? मतलब लाइफ इंश्योरेंस में, आई एम रिपीटिंग अगेन, लाइफ इंश्योरेंस में कभी भी भरपाई नहीं होती है क्योंकि किसी की जान की मतलब कीमत कोई भी नहीं चुका सकता। मेन बात इसमें ये है, ओके। बट अगर कोई और इंश्योरेंस है तो वो इंडेमनीफाई होता है, बट इसमें इंडेमनीफाई नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट के ऊपर हार और जीत होती है। ये वैलिड होता है क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, और ये वॉइड हमारा और क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता। तो ये थी हमारी कंप्लीट यूनिट नंबर 3। काफ़ी लंबी यूनिट है और क्वेश्चन इसमें से 2 बनेंगे ही बनेंगे, इंपॉर्टेंट काफ़ी है, तो इसको पढ़ देना अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ओके। और अगर आपको कोई एमटीपी अपेयर करना है, टेस्ट बैच ज्वाइन करना है, तो आप मुझे फ़ोन करके या फिर आप फ़ोन पे बुक कर सकते हो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।